आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि बंगाल के नवाब से संबंधित प्रश्न पीसीएस में, आईएएस में, आरओ में, एआरओ में, एसएससी जीडी में, यूपीएसआई में लगातार ही आते रहे हैं। हर साल आते हैं और इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो लगातार 25 साल से आ रहे हैं और बार बार कंपटीशन में आते ही रहते हैं। आइए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बहुत महत्वपूर्ण। अंतिम गवर्नर कौन था? सरफराज खान था, अलवर्दी था, मुर्शीद कुली खान था। तो इसका सही उत्तर है मुर्शीद कुली खान था। अब ये मुर्शीद कुली खान, इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? जो फर्रुखसियर था उसने 1770 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का नवाब, बंगाल का यानी गवर्नर, जिसे सूबेदार कहते हैं, सूबेदार सूबेदार नियुक्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद में उसका एक दामाद था, उसके दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन नाम था। उसको बंगाल का सूबेदार बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट जो था उसका नाम था मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का को क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। ये आपको ध्यान देना है। रंगीला बादशाह को गवर्नर की मान्यता दी गई, इसलिए मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से जो नियुक्त हुआ था, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर हुआ था, वो इसके आधार पर आपका मुर्शीद कुली खान हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है? इससे संबंधित प्रश्न होगा अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्शीद कुली खान को कब गवर्नर बनाया, यानी कब जो है सूबेदार बनाया, तो आपका उत्तर होगा 1717 ईस्वी में। ऐसे करके प्रश्न पूछा जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया? आपका उत्तर होगा फर्रुखसियर के द्वारा बनाया गया। अच्छा, मुर्शीद कुली खान की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में कौन गवर्नर बना या कौन सूबेदार बना बंगाल का? तो आपका उत्तर होगा सुजाउद्दीन बना। अच्छा, ये होगा कि मोहम्मद शाह की उपाधि क्या है? मोहम्मद शाह का क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था। इससे संबंधित यही मोस्ट प्रश्न आपके हो सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, यानी ब्रिटिश जो प्रभुत्व था उसको स्थापित किया, उसका क्या नाम था? इसके बारे में बक्सर की लड़ाई थी, प्लासी का युद्ध था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका आपका सही उत्तर है प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी का युद्ध था बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध। ये हुआ कब? अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो इसको जो है अगर तारीख पूछी जाए तो 23 जून को हुआ, और अगर इसकी सन पूछी जाए तो 1757 को हुआ। अगर प्लासी कहाँ है ये पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, और क्या है? प्लासी का जो युद्ध था वो हुआ किस किस के मध्य है? बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था, उसके मध्य हुआ। नवाब की सेना में 3 राजद्रोही थे, जिसका एक नाम मीर जाफर था, एक नाम यार लतीफ था और तीसरे का नाम यार दुर्लभ था। इन्होंने क्या किया? नवाब की जो अगली टुकड़ी थी उसकी सेना का जो मतलब नेतृत्व कर रहा था वो मीर मदान कर रहा था, और एक दूसरा नाम आपका मोहनलाल कर रहा था। अचानक एक गोली लगी और मीर मदान तुरंत ही युद्ध में मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला जो था उसने अपने अधिकारियों के साथ एक मंत्रणा की, एक बैठक की, तो मीर जाफर ने उसे बताया कि आप यहाँ से पीछे हट जाओ, और मेरा तो सुझाव है कि इस मैदान को छोड़कर भाग जाओ। सिराजुद्दौला इस तरीके से आपको मुर्शिदाबाद लौट गया था और यही उसकी हार का कारण बना। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, उस पर
प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी तीन है आपका, एक बंगाल है, उड़ीसा है और आपका बिहार है। इस पे प्रभुत्व स्थापित हुआ किस युद्ध के द्वारा? प्लासी के युद्ध के द्वारा। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? यानी प्रभुत्व को स्थापित किया, उसका नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा, उसका नाम था बक्सर का युद्ध। आपका उसका है बक्सर का युद्ध, ये आपको ध्यान देना। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ अगर ये पूछा जाए तो 22 अक्टूबर 1764 का हुआ। 22 अक्टूबर 1764, ये आपको ध्यान देना है। हुआ किस किस के बीच हुआ? यानी अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, इस तरीके का भी प्रश्न आता है। तो वो जो आपका मेजर हेक्टर मुनरो था वो कर रहा था। और नवाब की तरफ से कौन था? जैसे सुजाउद्दौला था। दिल्ली का जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, इस तरीके से ये था। और अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और एक मीर कासिम था। इसके बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो कमान थी वो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों को पूरी तरीके से पक्की मोहर लगा दी थी। और क्या इससे है, भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला इस समय कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का जो प्रदेश था, इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र था, वो इस समय अंग्रेजों के अधिकार में पूरी तरीके से आ चुका था। ये आपको ध्यान देना है। यही इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? दीवानी प्रदान की वह कौन था, उसका नाम आपको बताना है। और उसका उत्तर आपका है शाह आलम द्वितीय। अच्छा, ये युद्ध हुआ। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो 1765 में हुई थी। 1765, ये आपको ध्यान देना। शाह आलम जो था, शाह आलम को इसके बाद में अंग्रेजों का संरक्षण मिल गया था। उसे इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र थे वो नवाब को दे दिए गए थे, शाह आलम को मिल गए थे इसमें। और 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा मुगल बादशाह को शाह आलम द्वितीय ने जो कंपनी को जो बंगाल दे दिया था, बिहार दे दिया था, उड़ीसा दे दिया था, मतलब कहना का ये है उसकी दीवानी दे दी थी। और दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। और इसके बदले में सम्राट क्या देता था? 26 लाख रुपए देता था। ये आपको ध्यान देना है। और निजामत जो व्यय थी उसके लिए कंपनी को कितना देना होता था? मतलब कंपनी को जो देना होता था वो 53 लाख देना होता था। ये ध्यान रखना। इस समय रॉबर्ट जो क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी बंगाल का गवर्नर था। ये आपको ध्यान देना है। शाह आलम द्वितीय का जो संपूर्ण जीवन है वो आपदाओं से ही घिरा रहा। ये ध्यान रहे कैसे घिरा रहा। 1788 में उसे अंधा कर दिया गया। और 1800 जो 3 थी उस पर उस समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय के दो उत्तराधिकारी थे, एक अकबर द्वितीय था और दूसरा बहादुर शाह द्वितीय था। ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर ही रह गए थे। ये आपको पूरी तरीके से ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के पश्चात, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? बहुत बार ये प्रश्न आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण, मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि जैसे अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया 1765 में हुई। भगोड़ा सम्राट कौन था? शाह आलम था। इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने 12 अगस्त को क्या फरमान जारी किया? यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। उसके बदले में कंपनी को, सम्राट को क्या देना होता था? 26 लाख रुपए देना होता। और निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना होता था। इस तरीके से ये आपको। और हाँ, इस समय जो कंपनी सीधे कर संग्रह करती थी, मतलब टैक्स को इकट्ठे करती थी, यानी भाग लेना नहीं चाहती थी, ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। परंतु कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उप दीवान, जैसे बंगाल का जो था रजा खान था, बिहार का जो था सिताब राय था, और मोहम्मद रजा खान जो था उप निजाम के रूप में भी कार्य करता था। इस तरीके से उन्होंने अपने अपने मतलब कार्य क्षेत्र में अपने अपने गुलाम नियुक्त कर दिए थे। आइए आगे देखते हैं। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? कौन?
अंग्रेज अंग्रेज किस जनजाति के संपर्क में आए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के लिए 1765 में सिलट आए थे, मतलब अंग्रेज। खासी जनजाति के जो लोग हैं वो चावल चावल को पसंद करते हैं, नमक को पसंद करते हैं, सूखी मछलियों को पसंद करते हैं, और उसके जो जैसे सूती सामान है, लोहा है, मोम है, सींग है, इनका जो व्यापार था वो सिलहट की सीमा पर होता था। खासी जो है वो पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थरों का उपयोग और बंगाल में चूना पत्थर से मांगी हुई पूर्ति के लिए किया जाता था। तो इसी समय जो है अंग्रेज जो है वो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। खासी, मेघालय, ये जो है जो राज्य हैं, इन्हीं में ये जनजाति पाई जाती। आगे है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये आपको अभी बताया, लॉर्ड क्लाइव। मतलब भारतवर्ष में ये लॉर्ड क्लाइव था, क्योंकि इसने 23 जून 1757 थी बंगाल का नवाब जो था सिरोजुद्दौला, उसको पराजित किया था और पहली बार भारत में ब्रिटिश जो है प्रभुत्व को स्थापित किया था। ये अभी पीछे बताया। आइए आगे देखते हैं। अगला है और अंतिम प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुसार क्या है? इसका ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद में कौन सा युद्ध हुआ। जैसे अंबर का युद्ध है, अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में हुआ। पिलासी का युद्ध है, जून 1757 में हुआ। बैंडीबास का युद्ध है, जनवरी 1760 में हुआ। बक्सर का युद्ध है, अक्टूबर 1764 में हुआ। तो ये आपका क्रम से है, मैंने ये बहुत बार बताया करंट अफेयर्स के साथ भी। अंबर का युद्ध क्या था, ये प्लासी का युद्ध अभी बता चुके हैं। और बांडीवास का युद्ध क्या है, 1760 में हुआ। इसके बारे में चलो थोड़ा सा जान लें। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था ये युद्ध। में इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार गए थे। अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व किया था वो सर आयरकूट ने किया था, और फ्रांसीसी सेना था उसकी कमान जो संभाली थी वो लाली ने संभाली थी। ये कई बार आता है, अंग्रेज आयरकूट, फ्रांसी लाली ने संभाली थी। ये आपको ध्यान देना। और बक्सर के युद्ध के बारे में आप जानते ही हैं, 1764 में अभी मैंने आपको बताया है। मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय की जो सेना थी वो अंग्रेजों के बीच में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो कमाल समाधि थी वो हेक्टर मुन्नो ने संभाली थी। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर पूरी तरीके से मोहर लगा दी थी। ये मैंने अभी आपको बताया, समझाया। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।